हाँ सर का बंद है। अब चालू हो गया सर? Yes, now I can hear you, Rakesh sir. हाँ सर थैंक यू सर। Yeah, okay. Yeah, now we can hear you. Carry on, please. Uh, Right, ma'am, you can start now. हाँ We have- ओके वी कैन स्टार्ट नाउ। जय हिंद I welcome you all in Jai Hind Abhiyan Part 2 session, and our today's chief guest is Madam Reshma Khan. Our special guest is Anita ma'am. Our keynote speakers are Dr. Ripunjay Singh, Dr. Rakesh Porwal sir, and our patron Dr. Pratibha Yadav madam. आप सबका जय हिंद अभियान में बहुत स्वागत और अभिनंदन है। आज की हमारी जो चीफ गेस्ट है डॉक्टर रेशमा खान मैडम, तो आई स्टार्ट दैट शी हैज मेड द डॉक्यूमेंट्री ऑफ गुलाबो which is the dancing serpentine documentary made by her. It was appreciated, मतलब सारे उसने अंतर्राष्ट्रीय जगत ने इसकी डॉक्यूमेंट्री को अप्रिशिएटेड किया था। और आपकी जो डॉक्यूमेंट्री थी वो बहुत और भी जो बनाती हैं आम और खास लोगों के लिए बनाती हैं। रेशमा मैडम है ये, शी हैज डन हर लिटरेचर इन MA in English literature और she has done bachelor's in this mass communication and journalism. स्पेशलाइज्ड है आप बहुत आपके ऑल इंडिया। प्रेजेंटली शी इज एन प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव इन ऑल इंडिया रेडियो एंड अ वेरी गुड स्पीकर। शी इज अ वॉरिशियस एंड स्पीकर, हमेशा स्ट्रेट फॉरवर्ड स्पीक करती हैं ये। अच्छा, इनका कई बार फेलिसिटेशन भी हुआ है बाय द खुर्जा पब्लिक रिलेशन सोसाइटी ऑफ इंडिया। एक्सपर्ट है ये लाइव इंटरव्यूज के लिए, अपने जो भी इंटरव्यूज ये लेती हैं आम और खास लोगों के लिए, सारे VIPs और सेलिब्रिटीज के। रिपुंजय सिंह सर जानते होंगे रेशमा मैम का कि शी इज वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड पर्सन, हमेशा स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलती हैं। हमेशा जो कॉजेज है सोसाइटी के उनके लिए शी इज ऑलवेज फाइटिंग फॉर दिस एंड शी इज ऑलवेज स्पीकिंग ऑन द कॉजेज। तो मैडम का बहुत बहुत स्वागत है हमारे जय हिंद अभियान में, जो हम इसकी ह्यूमैनिटी के लिए कर रहे हैं। हमारी जो पेट्रन है डॉक्टर प्रतिभा यादव मैडम, शी इज वेरी गुड एडमिनिस्ट्रेटर है मैडम हमारी, बहुत अच्छा मैनेजमेंट करती हैं और हमेशा सोसाइटी के लिए ह्यूमैनिटी के लिए वर्क करने के लिए ईगर रहती हैं। हमेशा मैम ने मुझे बहुत बूस्ट किया, अ वेरी गुड एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेटर। मैम को कुछ वर्क है इसलिए मैम प्रेजेंट नहीं हो पाई हैं। हमारी जो आज की स्पेशल गेस्ट है डॉक्टर अनीता शर्मा मैडम, वो मेरी कलीग हैं, ज़ूलॉजी डिपार्टमेंट में ही है, बहुत अच्छी, वो भी हार्ड वर्किंग है, एफिशिएंट है। और मैडम शी इज ऑलवेज रेडी टू वर्क फॉर द ह्यूमैनिटी, अ वेरी गुड ह्यूमन बीइंग। सो आई वेलकम। और जो जितनी भी ऑडियंस है, जो स्टूडेंट्स हैं, मेरे स्टूडेंट्स हैं, हमारे स्टूडेंट्स के अभिभावक हैं, पेरेंट्स हैं, और कई लोग ऐसे हैं जिन लोगों को गूगल मीट का लिंक दिया तो वो लोग भी आए हमारे संग जो दूसरी कोलैबोरेशन है दूसरे जो कॉलेजेस का है उनके भी जो स्टूडेंट्स हैं वो यहाँ पे हैं हमारे साथ, दूसरे कॉलेज के लोग भी हैं। आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मैं जय हिंद अभियान में, आप सबका स्वागत और अभिनंदन। तो टुवर्ड्स यू रेशमा, चीफ गेस्ट रेशमा मैम, वेलकम एंड इनवाइटेड। Your voice. Good morning, everybody. Thank you so much, Sabiha Khan. Firstly, I would like to congratulate you for this wonderful campaign, Jai Hind Bharat. जय हिंद शब्द में ही इतनी ऊर्जा और ऊष्मा है कि जी करता है कि भारत देश के लिए हम जितना कुछ इस नाजुक दौर में कर सकें वो शायद कम है। And the best part of this campaign is that you have been doing a wonderful job by adding the fraternity of doctors. Doctors इस कोरोना काल में सबसे ज़्यादा अपने सेवाओं के लिए अपना एक मकाम बना चुके हैं। अपनी लाइफ को रिस्क में रख कर डॉक्टर्स ने कोरोना काल में जो काम किया है वो कमेंडेबल है, and it's very good to have few distinguished doctors with us today in this program. So I congratulate you. I also wish Dr. Pratibha Yadav a very
good morning. And our special guest, Dr. Anita, Dr. Rapanjay sir, and Dr. Rakesh, ophthalmologist. Since I come from Ajmer, the Shirwani family of Ajmer, और मेरी पढ़ाई लिखाई सब सोफिया कॉलेज में हुई, तो अजमेर से एक स्पेशल एफिनिटी है. और जब डॉक्टर सबिया ने मुझे अप्रोच किया, इस कैंपेन के बारे में ब्रीफ किया, सो आई वाज सो ओवरवेल्म्ड, बिकॉज हम लोग जो मीडिया में हैं, हम लोग तो सिर्फ आपके अच्छे अच्छे कार्यों को आम जन तक पहुंचा सकते हैं, लिसनर्स को भी बता सकते हैं, और पूरे राजस्थान को इस बात को बता सकते हैं, जतला सकते हैं कि किस तरह के एफर्ट्स हमारी पूरी मेडिकल फ्रेटर्निटी और आप जैसे प्रोफेसर्स, पढ़ा लिखा वर्ग और हमारे स्टूडेंट्स जो इस वक्त बहुत मुश्किल के दौर से गुजर रहे हैं, they are at the crossroads of their life, and where the mental health has now become a matter of concern. It is very important to have campaigns like this, and Jai Hind Bharat will certainly go a long way, ऐसा मेरा यकीन है. आज हमारे पैनल में जब मैं देखती हूँ कि ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट हैं और ब्लैक फंगस आइज पर बहुत असर कर रहा है, तो मुझे लगता है कि आज कुछ अच्छा डॉक्टर साहब से हमें गाइडलाइंस मिलेंगी. डॉक्टर रिपंजय चूँकि रीपा से हैं, उसका अपना ही एक मकसद है, गोल्स लेकर चलते हैं, तो आई एम श्योर वी विल गेट अ ब्रीफ अकाउंट ऑफ देयर वर्क ऑल्सो. And it will be a pleasure to be associated, and I will see that I listen to all of you and enjoy this campaign, because सिर्फ चीफ गेस्ट तो आपने कुछ ज़्यादा कर दिया, सब बहुत सीनियर लोग हैं, बहुत जाने माने नाम हैं, and I respect all of you all so much. But हाँ, चूँकि मीडिया में हूँ, तो I would just like to mention कि how All India Radio has been very active in promoting the campaign related to Corona. During the Corona phase, All India Radio came up with the program Hum Honge Kamyab, and that time I was the program head of All India Radio. So we ran this campaign all over Rajasthan, and we had interviewed the parliamentarians, we had interviewed the doctors, the IAS and the IPS fraternity, then the nursing staff, then those traffic police people जिन्होंने दिन रात खड़े होकर सड़कों पर मोर्चा संभाला, लोगों को समझाया कि घर से ना निकलें बेवजह. और आज शायद कहीं ना कहीं थोड़ी सी गलती हमसे हो गई, हमने जब तक नियमों की पालना की तब तक हम कोरोना से बचे रहे, और जहां हमने थोड़ी सी भी सावधानी घटी और दुर्घटना घटी वाली बात कर दी, तो आज हम देख रहे हैं कि सेकेंड लहर कितनी घातक सिद्ध हो रही है. So once again, wishing all of you and Sabia and you and your team all good wishes from my side, and I'm hoping that this today's webinar will be of great help to all of us. And youngsters से मैं यही कहूँगी कि बहुत नाजुक दौर है, आप लोगों की पढ़ाई लिखाई सब कुछ बहुत अफेक्ट हो रही है, युवाओं के पास रोजगार नहीं है, कुछ खास करने को नहीं है, ऑनलाइन पर कितना पढ़ाई हो सकती है ये सब हम जानते हैं. तो आप लोगों को इस स्थिति में अपनी मेंटल हेल्थ को बहुत पॉजिटिव रखना है, एंड हम सब के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम सब बहुत पॉजिटिव अप्रोच रखें. और ऑल इंडिया रेडियो में तो हम ऐसा करते हैं कि एक सीरियस इंटरव्यू देते हैं जिसमें डॉक्टर्स पूरी उस जो भी पर्टिकुलर डिजीज़ या जो भी पर्टिकुलर कोरोना की बात कर रहे हैं, उसके बाद हम थोड़ा सा लाइटर मूड में एक प्यारा सा फिल्मी गीत बजा देते हैं. सो व्हेन वी ब्लेंड द इंफॉर्मेशन विद एंटरटेनमेंट, द प्रोग्राम बिकम्स वेरी इंटरेस्टिंग. एंड वी आर ऑल्सो डूइंग नाउ हम फिर होंगे कामयाब, बिकॉज हम हुए थे कामयाब लेकिन फिर हमने कुछ गड़बड़ किया, कोरोना रूल्स को वायलेट किया, और फिर अब मुझे यकीन है कि हम फिर होंगे कामयाब, ज़रूर होंगे कामयाब. और आप जैसे काबिल लोग जब हमको एड्रेस करेंगे, हमें बताएंगे कि किस तरह से सिचुएशन कंट्रोल में लाई जा सकती है, एंड व्हाट इज द फ्यूचर ऑफ इंडिया नाउ as far as corona is concerned, we will be glad to listen to all of you. Thank you, Sabia, for giving me this wonderful opportunity to have been associated with your campaign, and I look forward for a very, very bright future for all of you. Thank you so much. Thank you, Dr. Reshma madam. I'm not a doctor. Sorry, I'm only हाँ, Reshma. thank you, madam हमारे Reshma. पैनल में सब डॉक्टर्स हैं, इसलिए मैं हाँ, डॉक्टर नहीं हाँ, हूँ. हाँ. But yes, by heart I wanted to be one, but I did not compete in PMT. Sorry. So I am in radio, and I'm enjoying my All India Radio, because I think that was the place where I wanted to be always. So I'm not doctor, I'm just Reshma. But yes, sorry, all that's in that- actually because we no, had a no, doctor's panel. Thank you, बहुत लोग- रेशमा मैडम, थैंक्स अ लॉट. आपने जो हमें बोला
उसके लिए, और हम चाहते हैं कि आपका जो ऑल इंडिया रेडियो ये भी हमारे जय हिंद अभियान को आगे मानवता के लिए बढ़ाने के लिए बहुत अच्छा सार्थक कार्य करेगा, बिल्कुल। ताकि हम आज लोगों आपके की पैनल की जितनी भी स्पीकर्स हैं, we will see that we get connected to them, and we will see that the interviews are also aired on All India Radio Jaipur हाँ, and yeah. HBS. Thank you so much, Sabya. थैंक यू सो मच रेशमा मैडम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं अपने की नोट स्पीकर हैं उनको बुलाना चाहूंगी। दोनों हैं, अब who will present, who is presenting first, रिपुंजय सिंह सर और डॉक्टर राकेश पोरवाल सर। आप दोनों ही के नोट हैं, तो डॉक्टर का शायद स्लाइड्स अभी हो रही है, तो आई इनवाइट डॉक्टर रिपुंजय सिंह सर। डॉक्टर रिपुंजय सिंह सर के लिए मैं बोलना चाहूंगी कि डॉक्टर रिपुंजय सिंह सर है, वो प्रोफेसर हैं अर्बन डेवलपमेंट के OTS रीपा के अंदर। सर का जो रिमोट सेंसिंग है, जियोग्राफी में आपने सर ने अपना स्पेशलाइजेशन किया है, और सर की हमेशा जो सर देते हैं डिजास्टर के बारे में बताते हैं। मुझे याद है एक बार मैंने सर की OTS रीपा में जब करी थी, तो सर ने बताया था कि इतना ज्यादा हम लोग इस प्रकृति का हनन कर रहे हैं कि हमें एक दिन ऑक्सीजन लेके चलना पड़ेगा। तो बिल्कुल सर का कथन है उस मतलब ट्रूली हो गया है कि अभी कोविड में हमने देखा कि लोगों के ऑक्सीजन लेवल कम हो रहे थे और ऑक्सीजन सिलेंडर्स की सप्लाई हो रही थी। तो बिल्कुल अगर हम प्रकृति पे ध्यान नहीं देंगे तो ऐसा ही होगा। तो इनवाइटेड डॉक्टर रिपुंजय सिंह सर। सर, डॉक्टर रिपुंजय सिंह सर। मुझे बोलना था मैम पहले। यस यस सर आप अच्छा सर, एक्चुअल में क्या सर आपकी स्लाइड, ओके सॉरी। तो डॉक्टर राकेश पोरवाल सर, आपका बहुत बहुत आई वेलकम यू इन दिस जय हिंद अभियान। सर के बारे में बिल्कुल सर बहुत हैं कि सर डिपार्टमेंट है, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है ऑप्थेल्मोलॉजी के JLN मेडिकल कॉलेज में, सुप्रिटेंडेंट है सैटेलाइट हॉस्पिटल के। सर की जो फील्ड ऑफ स्पेशलाइजेशन है वो ग्लूकोमा, कैटरेक्ट, स्क्विंट, मेडिकल रेटिना, रिफ्रैक्टिव एंड चाइल्ड ब्लाइंडनेस है। तो सर आज हमें बताएंगे कि किस तरह से हम अपनी आंखों की देखभाल कर सकते हैं इस कोविड काल में। तो सर दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, और आपके अवेलेबल, आप यू हैव प्रेजेंट, तो सर यू इनवाइटेड, वेलकम यू इन जय हिंद अभियान। राकेश सर, आपके लिए टाइम का कोई वो नहीं है, आप उसमें मत सोचे कि मुझे बोलना है, आप फ्री होके बोलें। मेरे को तो ये काफी सब लोग सुनते रहते हैं, बट आप फ्री होके जितना आपको टाइम लेना है प्लीज आप बताइएगा। हाँ बिल्कुल। थैंक यू डॉक्टर रिपुंजय, थैंक यू डॉक्टर सबिहा मैम। मैं आप सबका आज बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप लोगों ने मुझे मौका दिया, और ये एक बहुत बड़ी कड़ी है जहां पे गवर्नमेंट कॉलेज के लोग और मेडिकल कॉलेज के फैटर्निटी लोग मिलके कुछ अच्छा कर रहे हैं। बच्चों के लिए एक बहुत बड़ी एक सेतु बन के हम लोग उभरे हैं, और इस काल में इन बच्चों को बहुत अच्छा कुछ समझाएं, कुछ चीजों के बारे में बताएं जो आगे जाके सबके लिए बहुत अच्छी होगी। जय हिंद भारत के सभी जितने भी यहाँ पे लोग हैं, मैं उन सबका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ कि मुझे मौका दिया आपने बोलने का। जब मैं हमारी आंखों की स्वच्छता के बारे में बोलना चाहता हूँ तो मुझे दो बातें सच्ची लगती है, और मैं मेरी बात इससे शुरू करता हूँ कि इस समय जो लड़ाई चल रही है वो संक्रमण और सभ्यता के बीच में चल रही है। संक्रमण और अपने जो संस्कार हैं उन दोनों के बीच की लड़ाई चल रही थी। पूरे एक साल में संक्रमण ने हमारे को बहुत कुछ दिखाया, बहुत कुछ तकलीफ दी, बहुत कुछ परेशानियां डाली हमारे को, और हमें ये नचाया, हमें ये बताया कि अगर हम अपनी सभ्यता, हम हमारे संस्कार की तरफ नहीं रहे तो ये बीमारियां बार बार आती रहेगी, हमें झकझोर के रख देगी, और हमें आगे के लिए प्लानिंग करनी है, आगे के लिए तैयारी करनी है कि इस तरह के जो संक्रमण फैल रहे हैं इनको हम लोग ही हैं जो रोक सकते हैं, इनको बचा सकते हैं अपने आप को। और केवल एक चीज बचा सकती है, सबसे ज्यादा डॉक्टर्स नहीं, सबसे ज्यादा जो बचा सकता है वो केवल हमारे जो संस्कार हैं, जो हमारी सभ्यता है, वो इन सब चीजों को बचा सकती है। साथियों, आज मैं अपनी आंखों की स्वच्छता के बारे में आप लोगों से बात करना चाहूंगा।
जब मैं आपसे इसके बारे में बात करना चाहूंगा तो मैं कुछ अपने फिगर्स भारत के बारे में बताना चाहता हूं कि हमारी आंखों की कितनी बीमारियां फैल रही हैं और कितने लोग भारतवर्ष में ग्रसित हैं। इन सभी डाटाज में एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि हम सारी पूरे वर्ल्ड में 25% आंखों की बीमारियां लेके चल रहे हैं। हमारे अगर हम डायबिटीज से ग्रसित देखें मरीज, तो हमारे 10 करोड़ लोग डायबिटीज से ग्रसित हैं। उनमें से करीबन 2 करोड़ लोग डायबिटीज से आंखों की रोशनी खो रहे हैं। हमारे भारत में 1 करोड़ काले पानी के मरीज हैं और 1 करोड़ के काले पानी के मरीज से ज्यादातर मरीजों की रोशनी जा चुकी है। हमारे यहाँ 5 करोड़ कैटरेक्ट का बैकलॉग बराबर बना हुआ है, मोतियाबिंद जिसे बोलते हैं, जिसको 40% लोगों को होना है, वो लोग इससे ग्रसित हो रहे हैं। हमारे यहाँ 1 करोड़ लोग डायबिटिक रेटिनोपैथी से हर साल अपनी रोशनी खो रहे हैं। हमारे यहाँ जितने भी बच्चे हैं, क्योंकि अब कंप्यूटर का जमाना चल रहा है, हमारे सारे बच्चे, हमारे सारे स्टूडेंट्स, हमारे हर बच्चे के पास मोबाइल है, स्मार्टफोन मोबाइल है। 50% बच्चे कंप्यूटर विजन सिंड्रोम से ग्रसित चल रहे हैं। हमारे यहाँ चोट के कारण, घाव होने के कारण करीबन साल में 10 लाख लोग कॉर्नियल ब्लाइंडनेस से ग्रसित है। एक नई बीमारी जो अमेरिका में चालू हुई और अब जो भारत में भी पूरी तरह से आ गई है, वो है कि हमारे अब हर 100 में से 2% लोग आंखों की रोशनी उम्र के हिसाब से मैकुलर डिजेनरेशन से भी अपनी रोशनी खो रहे हैं। और जो अब नई बीमारी आई है जिसके बारे में मैं आपसे चर्चा करना चाहूंगा, वो है ब्लैक फंगस। किस तरह से आंखों को खराब करती है, किस तरह से वो नुकसान पहुंचाती है, वो एक अलग पहलू है। तो कुल मिला के मैं आपसे कहना चाहूंगा कि अगर हमारी आबादी अगर 135 करोड़ लोग हैं, तो 15 करोड़ लोग आंखों की बीमारियों से ग्रसित परोक्ष या अपरोक्ष रूप से चल रहे हैं और 30 से 40 करोड़ लोग मोबाइल, लैपटॉप, कंप्यूटर स्क्रीन, टीवी के कारण ग्रसित चल रहे हैं। मैं मेरे इस माध्यम से अभी आज का जो बर्निंग टॉपिक है वो बताना चाहूंगा, वो है बच्चों में ड्राइनेस, जो सबसे ज्यादा कॉमन चल रही है। हमारे बच्चे लोग, हमारे स्टूडेंट्स पूरे टाइम मोबाइल पे रहते हैं, 3 से 4 घंटे सबका आजकल मोबाइल पे काम चलता है और उस मोबाइल के चलने से हम लोगों को बहुत सारी नई परेशानियां झेलनी पड़ रही है, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट है ड्राइनेस। आंखों की ड्राइनेस सबसे बड़ा कारण हो जाता है। आंखें सूख जाती है, आंखों से पानी आना शुरू हो जाता है, आंखों से इरिटेशन चालू हो जाता है, आंखों में भारीपन आ जाता है, आंखों में रोहे चालू हो जाते हैं और आंखों में थकान पैदा हो जाती है। हमारी आंख में 4 कैमरे हैं। हमारी आंख में 4 कैमरे हैं। पहला कैमरा है कॉर्निया, दूसरा कैमरा है लेंस, तीसरा कैमरा है रेटिना और चौथा कैमरा जो है वो हमारी आंख की नस है, जिसको हम बोलते हैं ऑप्टिक नर्व, जो दिमाग में जाती है। तो आंख कहने को तो बहुत छोटा सा ऑर्गन है, पर हमारी आंखों में भी जैसे मोबाइल में 4 कैमरे आने लग गए हैं, वैसे आंख में भी 4 कैमरे आने लग गए। कोई भी कैमरा ग्रसित हो जाएगा तो आंखों में नई परेशानियां चालू हो जाएगी। मैं आपसे बात करना चाह रहा हूं ड्राइनेस के बारे में। मैं आपसे बात करना चाह रहा हूं कॉर्निया की ड्राइनेस के बारे में। मैं आपसे बात करना चाह रहा हूं किस तरह हमारी आंखों पे कंप्यूटर के कारण ड्राइनेस आती है। हमारी आंखों में अंदर से पानी बनता है। जब वो पानी कंटिन्यूअसली, जब हम मोबाइल पे रहते हैं, जब हम कंप्यूटर स्क्रीन पे रहते हैं, तो हम अपनी आंखों की पलकों को झपकना बंद कर देते हैं। नॉर्मल हम हर मिनट में 20 बार 1 मिनट में आंखें बंद करते हैं, पर जब हम आंखें पलक झपकना बंद कर देते हैं तो आंखों में सूखापन आ जाता है और आंखों में सूखेपन के आने के कारण हमारी आंखें थकी थकी, बहुत दर्द, भारीपन, सूजन चालू हो जाती है। इसके लिए बचने का केवल एक ही तरीका है, वो बहुत अच्छे रूल्स हैं कि कोशिश करिए हर 20 मिनट के बाद आप 20 मिनट का रेस्ट लीजिए। हो सके तो जब आप लैपटॉप पे, कंप्यूटर पे वर्क कर रहे हैं तो थोड़ी सी देर आंखें बंद करके आप लैपटॉप की तरफ वर्क करिए। हो सके तो 5 मिनट आप कहीं घूम के आइए हर आधे घंटे बाद। कोशिश करिए, अगर आपका 8 घंटे का टोटल कंप्यूटर पे वर्क है तो कोशिश करिए कि 2 घंटे आप सुबह, 2 घंटे आप दोपहर को, 2 घंटे आप शाम को और 2 घंटे आप रात को ब्रेक देके आप कंप्यूटर पे वर्क करें।
आंखों की सूखेपन को कम करने के लिए दिन में कम से कम 6 लीटर आप पानी रेगुलर पीजिए। आंखों के पानी के अलावा मैं हर कंप्यूटर यूजर को ये रिक्वेस्ट करूंगा कि वो कम से कम 1 गिलास नींबू पानी, 1 गिलास नारियल पानी, 2-3 गिलास नॉर्मल पानी या चाय कॉफी रेगुलर बीच बीच में लेता रहे, ताकि अपने शरीर को भी टोटल लुब्रिकेशन मिलता रहे। हम लोग बहुत आदी पंखे के, एसी के, कूलर के हो गए हैं। कोशिश करनी चाहिए कि कुछ समय हमें बिना एसी और कूलर के रहना चाहिए। पंखा तो अलाउड है ही है, पर एसी और कूलर में हमें पूरे टाइम नहीं रहना चाहिए, क्योंकि हमारी आंखों की त्वचा, शरीर की त्वचा सब सूख जाती है। सबसे बड़ी बात है, हमें आंखों का ध्यान रखते रखते हमारी जो पीठ है, जो हमारा सर्वाइकल स्पाइन है, जो हमारा सिस्टम है बैठने का, उसमें भी हमें ध्यान देना चाहिए कि हम रेगुलरली हर 15 मिनट बाद 5 मिनट कहीं घूम के आए, कहीं वॉक करके आए, अपने पैरों को कहीं चलाएं, और कुर्सी टेबल ऐसी हो कि जो एर्गोनॉमिक कुर्सी होती है, जैसे एर्गोनॉमिक कुर्सी वो होती है जिसमें आपकी पीछे की पीठ, पीछे का सर्वाइकल कॉलर, आपका सारा सिस्टम को रेस्ट मिलता रहे, और आपको कंप्यूटर पे कम से कम 20 मिनट के बाद 20 मिनट के लिए रेस्ट देना बहुत बहुत जरूरी है। मैं सभी हमारे स्टूडेंट्स जो जीसीए के हैं उनसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि वो बीच बीच में मोबाइल की आदत को बिल्कुल कम करें। मैं सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि सारी जो पढ़ाई ये लोग आजकल मोबाइल पे करते हैं उसको कम करें। कोशिश करें कि जितनी पढ़ाई हो सके वो अपनी बुक से करें। सारे बच्चों से मैं एक रिक्वेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट करूंगा कि देश हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, अतः आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि रेगुलरली हिंदी का अखबार, इंग्लिश का अखबार पढ़े, क्योंकि इसमें इतनी ज्यादा नॉलेज है कि इससे हम काफी कुछ काम सीख सकते हैं। कट गया है। मैं अब कुछ बातें कंप्यूटर टर्मिनल सिंड्रोम के अलावा बोलना चाहता हूं। वो है कि हमारे डायबिटीज ने भी आंखों में बहुत नुकसान करा है। हमारे जितने भी लोग हैं, हमारे 10 करोड़ लोग डायबिटीज से ग्रसित चल रहे हैं। इन 10 करोड़ डायबिटीज में से हमारे 1 करोड़ लोग अपनी आंखें खो रहे हैं। आप सबसे निवेदन है कि अपना शुगर लेवल रेगुलरली चेक कराएं। शुगर लेवल चेक कराने के अलावा हमें अपना नियमित व्यायाम 1 घंटे, चाहे वो जिम हो, चाहे कोई बंद हो गया है, ये तो बात है। ना उसको करके रखो, उठा के रखो। सबिया मैम आप भी अपना ऑडियो बंद कर लें। सबिया मैम आपको ऑडियो बंद कर लें। मैं डायबिटीज के बारे में आपसे कहना चाह रहा था। डायबिटीज से 10 करोड़ लोग हमारे यहाँ ग्रसित हैं। 1 करोड़ लोगों की आंखें इससे रोशनी जा चुकी है। हम सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अपना शुगर लेवल रेगुलर चेक कराएं। जो भी मरीज डायबिटीज के, ये ना सोचे कि केवल परहेज ही इलाज है। बहुत अच्छी अच्छी दवाइयां, इंसुलिन आज की तारीख में आ गए, और विश्वास मानिए जो लोग अपनी शुगर को कंट्रोल करके रखते हैं उनकी बीमारी अगले 15-20 साल के लिए रुक जाती है। मैं सारे डायबिटीज और हाइपरटेंशन के मरीजों से एक रिक्वेस्ट करूंगा कि वो नियमित 1 घंटा व्यायाम करें। अगर किसी भी तरह का योग, मेडिटेशन, व्यायाम अगर हम 1 घंटा कर लेते हैं, तो मैंने ये बहुत बड़ी तरीके से पाया है कि कोरोना के टाइम में जिन लोगों ने ये चीज चालू रखी उन लोगों को कोरोना ने बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुंचाया है। मैं शायद उनमें से एक भाग्यशाली इंसान हूं जिसने 20 साल हो गए, मैंने आज तक भी मेरा 1 घंटे का व्यायाम, मेडिटेशन, योगा, जिम कभी भी नहीं खत्म किया है, कभी भी बंद नहीं किया। चाहे कोई भी दिन आ जाए मैं वो बंद नहीं करता हूं। और शायद उसी ने, ऊपर वाले की कृपा रही कि मेरे को उसने ही मुझे कोरोना होने से बचाया है। और मेरे को ये भी एक बहुत बड़ा विश्वास है कि कोरोना उन लोगों को ज्यादा ग्रसित कर रहा है जिनकी इम्यूनिटी सिस्टम कम है। और इम्यूनिटी सिस्टम बढ़ाने का सबसे बढ़िया तरीका 2 ही चीजें है, एक तो अपनी एक्सरसाइज, व्यायाम, और अच्छा खान पीन। जो लोग अच्छा खान पीन रखते हैं, जो लोग फैटी डाइट नहीं खाते हैं, जो बहुत सारा प्रोटीन्स लेते हैं,
जो अपना आहार में फ्रूट्स बहुत रखते हैं, तो उन लोगों को कोरोना ने बहुत कम नुकसान पहुंचाया है। कोरोना होना कोई बीमारी नहीं है, कोरोना होना किसी तरह की कोई तकलीफ नहीं है, पर कोरोना से जो लोगों को सीरियसली जिनकी बीमारी हुई है उनको बहुत तकलीफ पहुंची है। अस्पतालों में मैंने लोगों की डेथ होते हुए देखी है और हम डॉक्टर्स उनको देखते ही रह गए, हम उनका कुछ नहीं कर पाए। कोरोना के बाद चलते हुए मैं आप लोगों से एक और चीज कहना चाहूंगा कि एक नई बीमारी चली, वो चली हमारी ब्लैक फंगस। साथियों, ब्लैक फंगस ने शायद गुजरात में सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया है। हमारे यहाँ भी राजस्थान में 2000 केसेस आए हैं, पर अजमेर में केवल अभी तक हमारे यहाँ 28 केसेस ही आए हैं, और उन 28 केसेस में से अभी तक हमें किसी भी मरीज की आंख निकालने की जरूरत नहीं पड़ी है। ब्लैक फंगस एक तरह का ब्लैक नहीं होता है, वो व्हाइट ही होता है, पर क्योंकि उससे चमड़ी काली पड़ जाती है इसलिए हमने उसका नाम ब्लैक फंगस दे दिया है। ब्लैक फंगस बेसिकली उन लोगों को ज्यादा हो रहा है जो कोरोना के बाद ग्रसित हो रहे हैं, जिन्होंने ऑक्सीजन सप्लाई ली, जो अल्कोहलिक थे बहुत ज्यादा, जो बीड़ी सिगरेट तंबाकू बहुत पीते थे, या जिनकी साफ सफाई का ध्यान बिल्कुल जिन्होंने नहीं रखा। तो ब्लैक फंगस उन्हीं के साथ हुआ जिनकी हाइजीन प्रॉपर नहीं थी या जिनका शुगर कंट्रोल नहीं था, उन्होंने नाक के रास्ते से आंख को नुकसान पहुंचाया। सौभाग्य की बात है कि हमारे यहाँ अभी तक केवल 30 मरीज जेएलएन अस्पताल में भर्ती है, जिनमें से ज्यादातर की आंख की रोशनी, सिर्फ एक मरीज के अलावा, और सारे मरीजों की जान को जो खतरा था उससे भी हम लोग बच गए हैं। और अब जो नई दवाइयां एम्फोटेरिसिन भी मिलना शुरू हो गई है, निश्चित तौर से इससे जो नुकसान हो रहा है उससे हम काफी कुछ पता पढ़ लेंगे, उससे बहुत कुछ कमी ला पाएंगे। कोरोना से मेरा एक ही निवेदन है कि मैं आप सबसे निवेदन करता रहूंगा, सारे मेरे जो स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे जीसीए के, उनके लिए रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि जितने भी लोग हैं 2 बातें अपने ध्यान रखें। एक तो जब वो एक साथ मिले तो अपना मास्क कैप रेगुलर पहने, दूसरा स्वच्छता का ध्यान रखें, तीसरा एक सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखें, और चौथी चीज ये लाइटली नहीं ले कि मैं तो बहुत जवान हूं, मेरे को तो कोरोना हो भी जाएगा तो कुछ नहीं होगा। साथियों, आपको तो कोरोना नहीं होगा, पर आपके जो घर में बड़े लोग हैं, बुजुर्ग लोग हैं, उनको आप चुपचाप ट्रांसमिट कोरोना कर रहे हैं और उन्हीं की मौतें सबसे ज्यादा हो रही है। इस बार तो 30 साल, 40 साल, 50 साल के लोगों की भी मौतें हुई है, और जिनका इम्यूनिटी कम थी उनका हम कुछ भी नहीं कर पाए। तो मेरे अपने दोस्तों से, अपने स्टूडेंट से एक ही निवेदन है कि वो कंप्यूटर का ध्यान रखने के अलावा कोरोना काल में सबसे ज्यादा जन जागृति फैलाएं कि वो किसी भी तरह की पास में बैठ के बिना मास्क लगाए नहीं बैठे, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, और घर में, अपने घर बार में अपने माँ बाप का जितना ध्यान रख सके रखें। इस समय हमारे सबसे ज्यादा तकलीफ में जो चल रहे हैं वो हमारे पेरेंट्स चल रहे हैं, हमारे बड़े बुजुर्ग डिफीटेड फील कर रहे हैं, क्योंकि ना तो वो बाहर जा पा रहे हैं, ना वो किसी से मिल पा रहे हैं, वो ऊपर से अपनी सारी बीमारियों के लिए वो किसी को दिखा भी नहीं पा रहे हैं, और सबसे ज्यादा जो मॉनेटरी और फाइनेंशियल क्राइसिस चल रहा है वो मुझे देखे बिना मुझे रहा नहीं जा रहा है कि फाइनेंशियल क्राइसिस आज हर घर में है। मैं एक और बात जो करना चाहूंगा वो करना चाहूंगा कॉर्नियल ब्लाइंडनेस के बारे में। और कॉर्नियल ब्लाइंडनेस के बारे में मैं यही बोलना चाहूंगा कि कॉर्निया की ब्लाइंडनेस जो होती है वो आंख के अंदर घाव हो जाता है, या आंख में कोई चोट लग जाती है, या कोई तीर कमान से बच्चे खेल रहे होते हैं, या बच्चों में कोई घाव हो जाता है, या बच्चों में कोई चोट लग जाती है तो उससे घाव हो जाता है, और हमारा केवल एक ही इलाज रह जाता है, वो है केरेटोप्लास्टी या नेत्र प्रत्यारोपण। अभी गर्मी के टाइम में बारिश के कारण घाव की प्रचलन बहुत मात्रा में है, और घाव और प्रचलन की मात्रा से बचने का केवल एक ही तरीका है कि हम अपनी साफ सफाई का ध्यान रखें, और जो खेती बाड़ी लोग हैं, किसान भाई लोग हैं, वो जितना हो सके अपने जो ये धान बो रहे हैं, धान को काट रहे हैं, उसके कारण जो चोट लग रही है तुरंत आंखों के डॉक्टर को दिखाएं। मैं अब सबसे ज्यादा जो आज कुछ बोलना चाहता हूँ वो बोलना चाहता हूँ बच्चों की बीमारियां। और बच्चे भी, पहले हम सोचते थे कि आंखों की बीमारियां बूढ़ों की बीमारियां हैं, आंखों की बीमारियां केवल कैटरेक्ट ग्लोकोमा है, नहीं, अब हमारे पास 50% लोग जो आ रहे हैं बीमारी के तौर पे वो बच्चे आ रहे हैं, और बच्चों में भी जन्मजात विकृतियां बहुत आ रही है, क्योंकि
हम खुद अपनी डाइट पे ध्यान नहीं देते तो बच्चों में कैटरैक्ट, बच्चों में ग्लूकोमा, बच्चों में रिफ्रैक्टिव एरर, आप आज देखिए हर दूसरे बच्चे के चश्मा लग रहा है। और ये चश्मा केवल इसलिए लग रहा है क्योंकि हमारे बच्चे खाना भी अगर खाते हैं तो मम्मी उनको खाना भी खिलाती है तो वो मोबाइल चला के खिलाती है कि ले बेटा तू मोबाइल चला, गेम देख, मैं तेरे को खाना खिलाती हूँ, तो बच्चा खाना खाता है। तो ये प्रक्रिया गलत है। बच्चे को बिल्कुल जैसे हम संस्कारिक तौर से टेबल कुर्सी पे बैठ के या नीचे आलती पालती मार के बैठ के खाना खिलाते हैं, वैसे ही हमें अपने बच्चों को प्रोत्साहित करना चाहिए कि वो इसी तरह से खाएं। मोबाइल, टीवी, लैपटॉप, कंप्यूटर बिल्कुल ना चलाएं उस समय, और जो खाने का मजा सब चीज छोड़ के शांति से खाने का उसका कोई मुकाबला नहीं है। बच्चे जितना ज्यादा मोबाइल, टीवी, कंप्यूटर चला रहे हैं उतने ही उनकी आंखों में चश्मे के नंबर आ रहे हैं। विश्वास मानिए एक नई बीमारी बच्चों में और चालू हो गई है और वो है केरेटोकोनस। और वो केरेटोकोनस बच्चों में इसलिए होता है क्योंकि उनका कॉर्निया वीक हो जाता है, खुजली, और जब वो आंखों को बहुत ज्यादा मसलते हैं, आंखें थक जाती है कंप्यूटर के कारण, तो वो खुजली के कारण जब मसलते हैं तो उनकी आंख का काला हीरा कमजोर हो जाता है, और जब वो काला हीरा कमजोर हो जाता है तो उसमें कॉर्निया जो है कर्व्ड हो जाता है, और जब वो कर्व्ड हो जाता है तो उससे रोशनी धीरे धीरे गिर जाती है। तो हमारे बच्चों में एक तो चश्मे के नंबर की प्रॉब्लम, जन्मजात विकृतियां, और फिर उसके ऊपर कंप्यूटर ने एक ऐसा कहर ढा दिया है कि शायद रोज के 10 पेरेंट्स मेरे पास आते हैं कि साहब इस बच्चे को हम आपको दिखाने ही नहीं आए, हम आपसे ये कहलवाने आए कि आप अपने बच्चे, हमारे बच्चे को रिक्वेस्ट करिए कि आप प्लीज इसको कहिए कि मोबाइल नहीं देखना है, टीवी नहीं देखना। और हमारे बच्चों ने गेम्स तो खेलना बंद ही कर दिया है। शायद जो प्लेग्राउंड्स बने हैं वो तो बिल्कुल वीरान हो चुके हैं। हमें सबको इस बात का ध्यान रखना चाहिए। सिंगापुर की एक स्टडी है जो कहती है कि जो लोग 1 घंटा बाहर प्लेग्राउंड पे जाते हैं उनके चश्मा लगने की गुंजाइश बहुत कम हो जाती है, उनके विटामिन डी की डेफिशिएंसी बहुत कम हो जाती है, उनकी आंखों में चश्मे का जो प्रोग्रेशन होता है मायोपिया का वो बहुत कम हो जाता है। अतः मैं अपने सभी साथियों के थ्रू ये कहना चाहूंगा कि अपने बच्चों को आउटडोर एक्टिविटीज में बहुत प्रोत्साहित करें, और मिनिमम मोबाइल, टीवी, कंप्यूटर। अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट की गाइडलाइंस है कि 14 साल के पहले बच्चा मोबाइल भी हाथ नहीं लगाए। हो सके तो मोबाइल को केवल मिनिमम अपनी पढ़ाई के हिसाब से अगर वो लेता है तो ले, बाकी वो मोबाइल भी हाथ में नहीं लगाए। मैं एक और बीमारी जो आंखों से स्वच्छता से रिलेटेड है वो है मैकुलर डिजेनरेशन। हम सबको अब एक और बीमारी से लड़ना है, और शायद उसमें से मैं भी हूं कि जैसे जैसे हम लोगों की उम्र बढ़ रही है, हमारी एज की क्वालिटी, लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ रही है, हमारी लाइफ की एक्सपेक्टेंसी अब 70 इयर्स 80 इयर्स हो रही है, तो हमारा जो रेटिना है वो धीरे धीरे काम करना बंद कर देता है। अब जो वो धीरे धीरे काम करना बंद कर देता है तो उसमें डीजेनरेशन चालू हो जाता है। जैसे शरीर की प्रक्रिया, फिजिकल एक्टिविटी हमारी कम हो जाती है, वैसे हमारी रेटिना की एक्टिविटी भी कमजोर पड़ जाती है, जिसको हम बोलते हैं मैकुलर डिजेनरेशन। और उस मैकुलर डिजेनरेशन में जो लोग बहुत ज्यादा सिगरेट पीते हैं, बहुत ज्यादा अल्कोहल लेते हैं, बहुत ज्यादा तंबाकू खाते हैं, बहुत ज्यादा फ्रूट्स का ध्यान नहीं रखते हैं, तो उनका डिजेनरेशन होने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं। ऊपर से आज की तारीख में हमारे यहाँ 100 में से 20 जने ब्लड प्रेशर और डायबिटीज से ग्रसित हैं, तो इस बीमारी को और पर्दे को और वो नुकसान पहुंचाते हैं। इसके कारण आंखों में दिखना धीरे धीरे स्वतः ही बंद हो जाता है। पर आज की नई थेरेपी जिसमें एंटी वेजेफ इंजेक्शन लग जाते हैं, तो उससे हम अपनी आंखों को बचा सकते हैं। मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। मैंने बहुत ज्यादा टाइम लेने की कोशिश इसलिए नहीं करी है कि आपको शॉर्ट में बताऊं कि आंखों के लिए मेरा आखिरी संदेश एक ही है कि आप लोग प्लीज अपनी आंखें शुरू से लेके, एक बार 5 से 10 साल के बच्चे की जैसे स्कूल में हर साल चेकअप होता है, वैसे ही अपन सबको 35 साल की उम्र में आंखों की नजर, आंखों का इंट्राओकुलर प्रेशर, आंखों का इंट्राओकुलर प्रेशर के अलावा आंखों में कैटरेक्ट तो नहीं है, आंखों में कोई चश्मे का नंबर तो नहीं है, एक बार ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट से, आंखों के डॉक्टर से जरूर से चेक कराएं। साथ में जब भी चेकअप कराएं तो मान के चलें हर 2 साल के अंदर अंदर आंखों के चेकअप के अलावा हमें हमारी डायबिटीज और ब्लड प्रेशर जो घर घर में है, थायराइड, ये 3 चीजें जो बहुत कॉमन है, इन तीनों चीजों को भी रेगुलर चेकअप कराते रहें, क्योंकि इन तीनों चीजों का इफेक्ट आंखों पे आता है और मरीज की रोशनी धीरे धीरे चली जाती है। जय हिंद भारत में मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ।
मैं आप डॉक्टर रिपुंजय, डॉक्टर साबिया का सबका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप लोगों ने मुझे मौका दिया, और मैं इससे विश्वास रखता हूं कि इस तरह के प्रोग्राम से डेफिनेटली एक जन जागरूकता जो आनी चाहिए थी वो जरूर आएगी। धन्यवाद। थैंक यू डॉक्टर राकेश पोरवाल सर, आपका जो लेक्चर था बहुत ही अच्छा था, बहुत इंटरेस्टिंग था, आज की टाइम की नीड के अकॉर्डिंग था, और हम वो करती हूँ कि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, उनके अभिभावक हैं, उन सबको है ना इसका बहुत है ना बेनिफिट मिला होगा। सर ने जो बताया कैमरे के बारे में, मैकुलर डिजनरेशन, ड्राइनेस ऑफ आइज, रियली सर हम लोगों को सबको इससे बहुत बेनिफिट हुआ, और हम चाहते हैं कि आगे भी आप हमारे जय हिंद अभियान से जुड़े और इस प्रकार से हमारे साथ मानवता का थामते हुए सरकार की नीतियां, सरकार की जो मेडिकल पॉलिसीज हैं, उन सबको हमारे जन जन तक पहुंचाने में सहयोग करेंगे। आपकी बहुत आभारी हूँ सर। जय हिंद, जय भारत। मैं एक बात और कहना चाहूंगा मैम कि हमारे यहाँ पे मैं सिर्फ एक बात और बोलना चाहूंगा, आज की तारीख में मेडिकल साइंस में बहुत खर्चीला इलाज हो गया है, पर मैं राजस्थान सरकार, भारत सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि 95% ऑफ द बीमारियां जो हमारी आंखों की है उसके लिए मेडिकल कॉलेजेस में सारी सुविधाएं, चाहे वो कैटरेक्ट के ऑपरेशन की है, चाहे वो ग्लोकोमा के ऑपरेशन की है, चाहे वो चश्मे के नंबर देने की है, चाहे वो नए बच्चों में आरओपी स्क्रीनिंग की है, वो सारी चीजें निःशुल्क हैं। अतः ये कहना, हमारे कैंप्स आंखों के बराबर लगते रहते हैं, अतः ये कहना कि मरीज कहाँ जाए, कैसे इलाज कराए, मैं नहीं मानता। मैं सभी लोगों से निवेदन करूंगा कि हमारे मेडिकल कॉलेज लेवल पे तो बहुत अच्छी सुविधाएं उपलब्ध है, उन सब का लोगों को अपने अपने जगह से फ्री में इलाज का पूरा फायदा उठाना चाहिए। बेशक यहाँ पे हम लोग के पास बहुत भीड़ है, बहुत काम है, शायद हमारे रवैये में कई बार थोड़ा सा रूखापन होता है, पर विश्वास मानिए हम कोशिश ये करते हैं कि हर मरीज हमारे से कुछ लेके जाए। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर राकेश पोरवाल सर, आप बहुत ही अच्छे डॉक्टर हैं और बहुत ही मानवता के लिए आपने जो कार्य किया ये बहुत प्रशंसनीय है। बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ मैं आपको कि आपने हमारे बच्चों को, उनके अभिभावकों को इसके नेत्र को किस प्रकार से हम हाइजीन रखें कोविड में, उसकी जानकारी दी। हृदय से धन्यवाद देती हूँ सर। आपका जय हिंद अभियान प्रोग्राम से जुड़े एक हाथ मानवता के साथ, और हमारी सरकार और हमारे साथ सहयोग करें। धन्यवाद। Now I invite our next keynote speaker, Dr. Ripunjay Singh sir. Dr. Ripunjay Singh sir मेरे कलीग ही हैं, OTS में अर्बन डेवलपमेंट के प्रोफेसर हैं। सर बहुत अच्छे से डिजास्टर मैनेजमेंट के बारे में बताते हैं। इनवाइटेड सर। थैंक यू सबिया मैम, थैंक यू राकेश सर। मैं मेरा सेक्शन स्टार्ट करूं से पहले बताऊं कि राकेश सर ने बहुत अभी कमेंडेबल काम किए हैं अभी ऑक्सीजन प्लांट लगवाने के लिए और सैटेलाइट हॉस्पिटल में, और कोविड वॉरियर के तौर पर पूरा तन मन धन से लगे रहे, और आपने देखा कि कितना अपना ध्यान रखते हैं और कि खुद भी कोरोना से बिल्कुल भी संक्रमित नहीं हो पाए। थैंक यू राकेश सर। एंड मित्रों, ये जो आप फोटो देख रहे हैं, ये शायद इसको आप देख के कुछ एक छोटे से बच्चे ने बनाई है, और मुझे ये कल मैं देख रहा था तो मुझे ये फोटो मिली कि इमेजिनेशन ये है कि अभी पृथ्वी बीमार है, और हमें आज हम जो बात कर रहे हैं शायद उस पे ये थीम पे बिल्कुल ही सही बैठ रही थी कि हमें इन सब चीज़ों के बारे में सोचना पड़ेगा और देखना पड़ेगा। अभी कुछ दिनों में जो बदलाव आए हैं, क्या हुआ है आपने देखा होगा कि हम पहले मानते थे कि समय को हम धन मानते थे, समय हमारे लिए पैसा है, और आज जीवन बच जाए वही धन है। पैसा वगैरह चीज़ें जो हैं वो सेकेंडरी चीज़ें हो गई। हम जल बचाने की बात करते थे, हम सारी चीज़ें करते थे, आज हम ये कहते हैं 20 सेकंड तक पानी ढो, हाथ धो, अच्छी तरह से करो। हम शराब बात करते थे कि नहीं पीनी है, आज हम जेब में 70% शराब सैनिटाइजर के तौर पर लेके घूमते हैं। अल्कोहल हम बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, बट बेनिफिशियल के हिसाब से। यहाँ तक वो ऐसी जगह थी जहाँ पे
हमें वर्जित थी लिकर को ले जाना, वहां पर भी आज हम हाथ धो के सैनिटाइजर्स को और 70% अल्कोहल को लेके जाते हैं। समाज में हम जाके मिलते थे, यही हुआ कि हम अभी खूब ज्यादा शादियों में गए, हम लोगों ने खूब एंजॉय करना शुरू कर दिया, और उसी का कारण हुआ कि सेकेंड वेव ने हम सब लोगों को हिट किया। हम बच्चों को मोबाइल इत्यादि से दूर रखते थे, आजकल सारी शिक्षाएं, सब चीजें कोविड के समय में सारी की सारी जो चीजें हैं वो इसके ऊपर डिपेंडेंट हो गई है। ऑनलाइन कंप्यूटर, लैपटॉप, सारी चीजें इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो गया। हम यात्राएं करते थे, घूमने जाते थे, तीर्थ जाते थे, आज हम सब हमारे लिए बैन हो गई है। हम अतिथि देवो भव की बात करते थे, आज हम ये कहते हैं किसी को हमारे घर में आने की जरूरत नहीं है, गेट के बाहर रोक देते हैं, हम उनको आने नहीं देते हैं। तो बहुत ज्यादा बदलाव हमने एक साल के अंदर देखना है, और एक जनरल एक सिनेरियो जो हमारे इर्द गिर्द है, मैं उसी के ऊपर थोड़ा सा आज अपना लेक्चर को करना चाहूंगा। कि किसी का माइक ऑन है शायद, सबिया मैम चेक करें प्लीज, किसी का माइक ऑन है? ओके। अगर आप पुराना इतिहास उठा के देखेंगे एपिडेमिक्स का, तो हर 100 साल में 1720, 1820, 1920 और 2020 जो भी चल रहा है, हर 100 साल में नेचर ने हमें एक झंझोड़ा है, बताया है कि हम गलत कर रहे हैं कुछ, और इसके हमें ध्यान रखना पड़ेगा। और ऐसे ऐसे एपिडेमिक्स आए हैं इन 100 साल के अंदर, जिनमें करोड़ों लोग तक मरे हैं। यहाँ तक कि जब स्पेनिश फ्लू आया था 10 करोड़ लोग मरे थे। हिंदुस्तान अकेले के अंदर 1,70,00,000 लोगों के आंकड़े, जो कि ऑफिशियल स्टैटिस्टिक्स से वो मरे थे। यानी कि वर्ल्ड वॉर 1 खत्म हुआ था, और उसके इमीडिएटली बाद ये जब चीज आई थी, तो हमने देखा था कि बहुत ज्यादा कैजुअलिटीज हुई थी। यहाँ तक कि आज सुबह तक के आंकड़े हैं कि हम 17 करोड़ लोग इसमें संक्रमित हो चुके हैं, और 35 लाख लोगों की लाइफ आज सुबह 8 बजे तक इसमें से जा चुकी है। तो हम एपिडेमिक्स का जब इतिहास उठा के देखते हैं, हर थोड़े दिनों में कोई ना कोई जो हमें प्रॉब्लम रहती है। जनरली ये माना जाता है कि 70% से ज्यादा जितने भी हमें डिजीजेस हो रही हैं वो वाइल्ड से हो रही हैं, यानी कि फ्लोरा एंड फौना, मतलब या तो फूल पत्तों से, किसी से, प्रकृति के जो भी चीजें हैं, ज्यादातर जानवर, पक्षी। आप इस लिस्ट में देख सकते होंगे कि ज्यादातर जो बीमारियां हैं, एपिडेमिक्स हैं, वो सब किसी न किसी पशु या पक्षी से ह्यूमन बींग्स को आई है। तो इंटरवेंशन जो है ह्यूमन का बहुत ज़्यादा घातक होते जा रहा है लोगों के लिए, इस तरह की बीमारियों को फैलाने के लिए। ये वर्ल्ड सिनेरियो को अगर मैं देखता हूं, तो आज जैसे मैंने बताया कि आज सुबह तक लगभग 35 लाख लोगों की डेथ हो चुकी है। रिकवरी रेट भी बहुत ज़्यादा है, मैं ये नहीं कह रहा। 92,000 लोग क्रिटिकल हैं, बहुत ज़्यादा। ये कभी भी जो ऊपर 35, ये जो 3 लाख वाला, 3.5 लाख वाला जो आंकड़ा है, उसमें कभी भी जाके जुड़ सकता है। वर्ल्ड के ऐसे कई एरियाज हैं जो कि बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हैं, इसमें यूएस, यूरोपियन यूनियन बहुत ज़्यादा है, इंडिया उसके अंदर आ रहा है बहुत ज़्यादा। नया जो एरिया डेवलप होते जा रहा है हॉटस्पॉट के तौर पर, वो है साउथ अमेरिका। अब ये माना जा रहा है कि नेक्स्ट जो फेज जो होएगा, तो वो साउथ अमेरिका को लेके आएगा। वैसे भी अभी भी ब्राज़ील और अर्जेंटीना और तो चिली रीजन जो है, ये ऑलरेडी इसके में बहुत ज़्यादा संक्रमित में आते हैं, बट फिर भी ये जो है नेक्स्ट जो है वो चीज़ इसके अंदर बढ़ेगी। नो डाउट पिछले 15 दिन के अंदर 13% मॉर्टलिटी रेट्स घटी हैं। यहाँ तक कि जो नंबर ऑफ केसेस की जो रेट चल रही थी वो करीबन 29% के करीबन घटी है। ये WHO के आंकड़े हैं जो UN के माध्यम से वो लोग बार बार हर रोज प्रकाशित करते हैं। और ये आज मैं ये जो सारी स्टैटिस्टिक्स जो आपको बता रहा हूँ, ये सुबह 8 बजे तक की स्टैटिस्टिक्स है। अब वर्ल्ड इंटरनेशनल लेवल पे आप देखेंगे तो आप इसमें देखेंगे कि इंडिया नंबर 2 के ऊपर आता है। आज सुबह तक 8 बजे तक लगभग 3,129 कैजुअलिटीज, यानी कि 24 घंटे के अंदर, पिछले 24 घंटे के अंदर इतनी कैजुअलिटीज हुई। हम लकी हैं कि हमारे जो पर मिलियन डेथ जो हैं वो इंटरनेशनल लेवल के ऊपर या दूसरे कंट्रीज के मुकाबले में बहुत कम है। 236 पर मिलियन है।
पर अगर हम दूसरी कंट्रीज से कंपेयर करेंगे, यूएस में 1800 प्लस है, फ्रांस में 1600 प्लस है, यूके में 1800 प्लस है, इटली में 2000 से ज़्यादा है, अर्जेंटीना, जर्मनी, इन सब के अंदर हमसे ज़्यादा कैजुअलिटी रेट्स हैं। बट ये 236 भी जो रेट आई है सेकेंड वेव के समय आई है, 1 महीने पहले तक ये 125 के भी नीचे ये रेट थी। तो और जिस हिसाब से हमने कंट्रोल किया, नो डाउट हम ये माने कि हमारे डॉक्टर्स ने बहुत अच्छा काम किया, हमारे प्रशासन ने बहुत अच्छा काम किया, हमारी सरकारों ने बहुत अच्छा किया, या उन पुलिस वालों ने अच्छा काम किया जो हमें डंडे मार मार के हमें घरों के अंदर बैठाए। दिस मे बी द रीजन वाई कि हमारी जो मॉर्टलिटी रेट्स है वो बहुत कम है। और इस 236 के हिसाब से और जो नंबर ऑफ पेशेंट्स को देखते हुए आपने देखा, उसके बावजूद भी कितनी हाई तौबा मची हुई है अभी भी। और अगर ये रेट बहुत ज़्यादा बढ़ जाती मॉर्टलिटी रेट, तो क्या हालत हो सकती थी आप इमेजिन कर सकते हैं। तो सजग होने की जो राय डॉक्टर साहब ने दी, जो गाइडलाइंस फॉलो करने के लिए जो सरकार कह रही है, डॉक्टर्स कह रहे हैं, सब लोग कह रहे हैं, उन सब चीज़ों के ऊपर हमें ध्यान रखना बहुत अति आवश्यक हो जाता है। आज सुबह जो चीज़ है, इंडिया के अंदर लगभग वर्ल्ड लेवल पे लगभग 16.5% जो वर्ल्ड के जो कोविड पेशेंट्स है वो इंडिया के अंदर है। वर्ल्ड की मात्र 4 कंट्रीज ऐसी हैं जिनके अंदर 50% से ज़्यादा कोविड केसेस हैं। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए कि बहुत ही छोटे हॉटस्पॉट रीजन्स हैं, अगर उनको वहीं ट्रैप करके उनको देख लिया जाए तो हम बहुत मजबूती से, बहुत अच्छी तरीके से इस बीमारी से निजात पा सकते हैं, बनस्पत हम केयरलेस नहीं हो। इंडियन कॉन्टेक्स्ट में अगर हम देखें तो राजस्थान में आज सुबह तक लगभग 50,000 एक्टिव केसेस हैं, ऐसी बात नहीं है। और जिनमें से टोटल जो फिगर अब तक रहा हुआ है वो 93,000 से ज़्यादा लोग अभी तक संक्रमित हो चुके हैं, 9 लाख से ज़्यादा, सॉरी। और इसमें से 8 लाख से ज़्यादा लोग ठीक भी होके अपने घरों में जा चुके हैं। कैजुअलिटीज़ लगभग राजस्थान के अंदर ये जो बड़ी है 8,317 जो आज सुबह की जो स्टैटिस्टिक्स है, ये भी पिछले 1 महीने के अंदर ही 4,000 कैजुअलिटीज़ हुई हैं। तो ये जो हॉटस्पॉट रीजन्स हैं इंडिया के, जिसमें साउथ इंडिया ज़्यादा है, केरला है, तमिलनाडु है, कर्नाटक है, और नॉर्थ के अंदर दिल्ली के भी आसपास के रीजन्स हैं या कैलकाटा के आसपास के रीजन्स हैं। इन सब रीजन्स को खास तौर से महाराष्ट्र, जहाँ पे सबसे ज़्यादा मॉर्टलिटी रेट्स हुई हैं, लगभग 94,000 से ज़्यादा वहाँ पे डेथ्स हो चुकी हैं। बट सेकेंड वेव के अंदर महाराष्ट्र ने बहुत अच्छा काम किया है, और उन्होंने अपनी सारी जो पुरानी जो खामियां थी उन सबको ठीक करते हुए सेकेंड वेव को उन्होंने बहुत ही रिलीजियसली लिया और उसको बहुत अच्छी तरह से उसको टैकल किया। इंडिया में जैसे मैंने बताया, हॉटस्पॉट्स में जो रीजन्स हैं जहाँ सबसे ज़्यादा पर कैपिटा केसेस जो वर्ल्ड इंडिया में सबसे ज़्यादा है, वो दक्षिण भारत में अभी सबसे ज़्यादा है। नो डाउट जो हमारे जो ग्राफ दिखा रहे हैं कि हमारे जो डेथ रेट में भी कमी आई है, लगभग जो पहले 20-25 तक पहुंच गई थी मंथली जो थी, अब वो लास्ट वीक के कंपैरिजन में 8% पे ही आके रुक गई है। और जो केसेस की जो संख्या है, जो कि बहुत 42% डाउनफॉल आया है पिछले 15 डेज के अंदर, तो ये बहुत पॉजिटिव साइन है हम सब लोगों के लिए। बट इसका ये मतलब नहीं कि हम वापस वैसे ही शादियां करने लग जाएं, नाचने लग जाएं, सड़कों पे जाने लग जाएं, और जो कोविड नॉर्म्स हैं, रूल्स हैं, हम उन सब चीज़ों को फॉलो नहीं करें। ये जो चीज़ें हैं हमें इनको ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि हम क्या थे और क्या हो गए हैं वो वाली स्थिति है। जैसे सर ने बताया कि हम आज की तारीख में ये मोबाइल, ये इंस्ट्रूमेंट या आईपैड या कंप्यूटर होके रह गए हैं। हमारी सारी एक्टिविटीज़ जो हैं वो सब इसी के इर्द गिर्द ही आके अटक गई हैं। हम गाने भी उससे सुनते हैं, बैंकिंग भी उससे करते हैं, सामान भी उसी से खरीदते हैं, गाने भी देखते हैं, नेटफ्लिक्स भी उसी पे ही देख रहे हैं, पढ़ाई भी उसी पे कर रहे हैं। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए तो ये जो हमारे इर्द गिर्द हो रहा है, इस सब चीज़ों से हमें बचना पड़ेगा। और ये जो हमारे हाथ में जो एक ये डिज़ास्टर है, इसको हमें इस तरह से फॉलो करना पड़ेगा कि हमें आगे जाके हमें प्रॉब्लम्स नहीं हो। एक ऐसा फेज़ था जब, और ये फेज़ अभी भी है, कि हम सब लोग घरों के अंदर बैठे थे और हमें बाहर से लोग देख रहे थे। ये भय का जोन था, पिछले साल मार्च में आया था। इस बार तो मैं नहीं कहता कि भय का जोन रहा, बट फिर भी ऐसी स्थितियां तो पैदा हुई गई कि हम वास्तव में हमें घर के अंदर कैद होकर बैठना पड़ा। ये सीखने का चरण आया इसके बाद कि हमें मास्क लगाने वाली चीज़ थी, या 70% ये
अल्कोहल जो है ये पीने के हिसाब से नहीं बता रहा, मैं हाथ धोने के हिसाब से मैंने ये पिक्चर लगाई है यहाँ पे। बट जो सीखने का फेज था उसके अंदर हमने बहुत सारी चीजें सीखी और उन सब चीजों को फॉलो किया, तब जाके हमारी इसी साल में मार्च तक हमारी जो फिगर्स से बहुत कम आ गए। बट जैसे ही हमने इन सब चीजों को त्यागा, हम चीजों को नहीं देखा, तो हमारी जो स्थितियां थी वो बिगड़नी प्रारंभ हो गई। विकास का चरण जो प्रारंभ हो गया था, हमें वापस उसकी तरफ जाना पड़ेगा, और जो स्ट्रेस और एंजाइटी जो हमें वापस आ चुकी है, उस सब चीज़ों से हमें हट के जाना पड़ेगा। और जो जिस तरह से ये आप देख रहे हैं कि जो बच्चा है वो सबसे ऊपर पहुंचने के बाद बहुत अपने आप को सेटिस्फाइड महसूस कर रहा है, उस जगह तक हमें पहुंचना पड़ेगा। और ये स्टेप बाय स्टेप ही होगा, ऐसा तो हो नहीं सकता कि हम आज ही में छलांग लगा के वहाँ तक पहुँचूँ। मुझे ग्रेजुअली धीरे धीरे करके अपनी जो चीज़ें हैं सिस्टम को लाइन पे, ट्रैक पे लेके आना पड़ेगा। जैसे मैंने बताया कि हाँ, स्थितियाँ बहुत वैसी हो गई हैं। हम लोग अतिथि देवो भव की बात करते थे, लोगों को बुलाते थे, तो आज घर में कोई किसी को बुलाते नहीं, और आ भी जाता है तो उसको हम ऑफर के तौर पर कहते हैं कि भैया काढ़ा पिएगा या भाप लेगा, क्योंकि वी वांट टू बी सेफ। और जैसे सर ने बताया कि हमारे पेरेंट्स हैं, हमारे घर में और लोग भी हैं, उन सब लोगों का भी हमें विशेष ध्यान रखना है। यहाँ पे मैं एक स्टालिन की जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद उनका एक स्टेटमेंट बताना चाहूँगा, क्योंकि हम सब लोगों ने, कोई भी ऐसा अछूता नहीं रहा है जिसके इस आसपास में कोई ट्रेजेडी नहीं हुई है। और स्टैटिस्टिक्स तो नेशनल लेवल पे हो सकती है, इंटरनेशनल लेवल पे हो सकती है, जो मैंने आप लोगों को बताई, बट अगर किसी के घर का कोई चला जाता है तो वास्तव में उसके लिए बहुत ट्रेजेडी होती है, उसको बहुत दुख होता है, उसका सारा सिस्टम जो होता है, आगे की जो प्लानिंग होती है, जो उसने सोचा होता है आगे के लिए, जीवन के लिए, वो सारी चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं। तो हमें नॉर्मल होना पड़ेगा, हमें सीखना पड़ेगा, और इस पृथ्वी को बचाने के लिए सब लोगों को मिलके सहयोग करना पड़ेगा। मैं मेरे सेशन को यहीं पे ही विराम देता हूँ, और चाहता हूँ कि आप सब लोगों के कुछ सवाल होंगे तो आप डॉक्टर साहब से ज़रूर पूछें, क्योंकि हमारा तो जनरल पर्सपेक्टिव रहता है किसी चीज़ के बारे में बताने के लिए, बट मैं ये चाहूँगा कि 1 मिनट में बोलूँ उससे पहले, कुछ लोग ऐसे हैं जो कि बहुत ही कैजुअल बैठे हैं। ये सावर जी हैं, कोई विधान बेनीवाल जी हैं, आप लोग प्लीज क्लासरूम को क्लासरूम जैसे लीजिए। तो इस तरह से मत बैठिए कि बहुत ही कैजुअल है। प्लीज डेकोरम मेंटेन कीजिए इस प्रोग्राम का। अभिभावक, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू डॉक्टर। हेलो, हाँ, थैंक यू डॉक्टर रिपुंजय सिंह सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि अपने संग है स्टूडेंट्स हैं, उनके अभिभावक भी हैं, और गूगल मीट पे क्या था तो आमजन भी हैं। तो ये एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा अभी आप हॉस्पिटल्स में, क्योंकि जा नहीं सकते, लॉकडाउन है, लिमिटेड है, हमने आपको एक मंच प्रोवाइड किया है कि आप अपने डॉक्टर खुद आ रहे हैं, आपसे पूछ रहे हैं, आपको क्या, आपको बता रहे हैं सावधानियां, डूज एंड डोंट। आपके कोई प्रश्न है तो इस आप, ये मंच है आपका, आप उनसे पूछ सकते हैं, उनसे जानकारी ले सकते हैं। तो यू आर इनवाइटेड फॉर द क्वेश्चंस। हाँ, किसी का प्रश्न है? हाँ, ताहिरा बेगम मैडम, शी वांट्स टू आस्क। मैम, आपका माइक्रोफोन ऑन करिए और पूछिए फिर। मैक्युलर डिजेनरेशन बोला था ना? हाँ बोल, हाँ मैम पूछिए आप। अब नहीं है क्या वहाँ पे? अब हटे हुए हैं क्या? नहीं है, तो पूरी लंबाई में थी। अनीता मैम का भाई कौन है? हाँ अनीता जी, आपका हाँ, ताहिरा जी पूछ सकती हैं आप प्रश्न। आपका माइक्रोफोन ऑन करें, माइक्रोफोन। आवाज नहीं आ रही आपकी। ऑडियो सिस्टम ऑन करें। हाँ, आप दूसरे जब तक, हाँ कुछ समझ नहीं आ रहा मुझे ये कहाँ से ऑन होगा। हाँ नहीं आ रही, अब आ रही है आवाज, बोलिए आप। आ रही है आवाज? हाँ, मुझे डॉक्टर साहब से ये सवाल पूछना था कि जैसे मेरी आंखों के आगे कुछ मच्छर जैसा आता है,
है ना, काला काला कुछ धब्बे से आते हैं, तो ये किस वजह से आते हैं, ये पूछना चाहे। क्या राकेश जी, मेरे ख्याल से शायद ऑफलाइन हो गए हैं शायद। अच्छा अच्छा हाँ, अच्छा। सर का कॉल आ गया होगा। ताहिरा ठीक है, मैम, आप आपको चैट मैं बॉक्स में डाल दीजिए, मैं पूछ के बता दूंगी। आपका ताहिरा जी, आप डॉक्टर साहब के नंबर दे देंगे। जी जी डॉक्टर साहब HOD हैं आपके JLN में ही, जी जी। और पिछले करीबन 25 साल से यहीं पे हैं। वो आपको सारी इंफॉर्मेशन चीजें। आप चैट बॉक्स में डाल दें डॉक्टर ताहिरा जी। आप राकेश जी, सर जी। से पूछ के हम आप बता देंगे आपको। जी, आप और thank you। फोन पे भी आप उनसे कंसल्टेंसी कर सकती हैं। हाँ, फोन पे। साबिया मैम का नाम ले लीजिएगा और आपका काम हो जाएगा। ठीक है, हाँ थैंक यू सभा सर। मैम, नंबर शेयर कर दीजिएगा डॉक्टर साहब का, तो मैं भी कुछ सवाल आई से रिलेटेड पूछना चाहूंगी। ठीक। सर है क्या सर? और किसी डॉक्टर साहब से ही है क्या प्रश्न आपके? सबके डॉक्टर जी जी, बस डॉक्टर साहब से ही था, आँख के अच्छा। मुताबिक ही क्वेश्चन पूछना था मुझे, ठीक है, तो डॉक्टर साहब आप से उसमें भी आज डाल हम। दीजिए चैट कुछ बॉक्स सवालों के में। जवाब दे सकेंगे? हाँ, अभी एक मिनट आप रुकिए, सर जवाब दे दें। राकेश सर ज्वाइन